महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। भारतीय जनता पार्टी का प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर आज से जगदलपुर में शुरू। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और छत्तीसगढ़ के युवा चित्रसेन ने कृत्रिम पैरों से फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश BV नागरत्ना शामिल हैं। Having been appointed a judge of the Supreme Court of India. Having been appointed a judge of the Supreme Court of India. Do swear in the name of God. Do swear in the name of God. That I will bear true faith. इनके अलावा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और पूर्व अपर सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर आज से जगदलपुर में शुरू हो गया है। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी D पुरंदेश्वरी ने बताया कि पार्टी पहले संगठन स्तर पर ध्यान दे रही है, इसके बाद चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। की बात है, हम कैसे किस मुद्दों को लेके हमें चुनाव में जाना है, इन सभी पे डिस्कशन होगी। उसके बाद हम रणनीति जो है उसका तय कर लेंगे। चिंतन शिविर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कई सत्रों में चलेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 59,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 30,941 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में इस समय करीब 3,70,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 22 नए संक्रमितों का पता चला है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 439 सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराने में काफी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश में भी इस योजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। रायगढ़ जिले में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के जरिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जिले में योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली कंपनी के मैनेजर सचिन जैन ने बताया कि PMKVY के अंतर्गत सन 2018 से अब तक तकरीबन 1500 से 2000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यहां घरेलू डेटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग पेरिफेरल और सहायक इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
1500 से 2000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमारे यहाँ 3 जॉब रोल अभी वर्तमान में संचालित हैं। पहला डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर, MS ऑफिस पैकेज, टाइपिंग वगैरह वगैरह में बताया जाता है। दूसरा जॉब रोल है फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर संबंधित बेसिक हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके रखरखाव के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा जॉब रोल है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, जिसमें बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हाउस वायरिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर के रूप में पदस्थ नितेश कुमार देवांगन का कहना है कि PMKVY में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। करना होता है, बच्चों को यहाँ लेकर आना होता है। जो बच्चे जरूरतमंद होते हैं, कंप्यूटर और उनके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में सीखने के इच्छुक होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने आगे के भविष्य को और उज्जवल करें, तो वो सीखने के लिए जो एकदम ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उन बच्चों को समझाकर मुझे यहाँ लाना होता है। एक्चुअल में होता ये है कि बच्चे को सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण बच्चे भटक जाते हैं, पर हम चाहते हैं उन बच्चों को कि उनका भविष्य सुधरे। ऐसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको सही शिक्षा देकर उनको रोजगारमुखी बनाना। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। प्रशिक्षु संजय नाग ने कहा कि इस योजना के जरिए एक बेहतर अवसर दिया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईसेक्ट, यहाँ पर मैं FTCP फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, इस ट्रेड में मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। इस ट्रेड में हमको ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें आने वाली जितनी भी खराबियाँ होती हैं, मतलब जैसे बेसिक खराबियाँ, जैसे हो गया कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसरों का निर्माण किया जाता है, जिससे वे अपना मनपसंद जॉब या कैरियर चुन सकें। सीमा सुरक्षा बल BSF के भिलाई में 12वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन BSF के महानिरीक्षक SK त्यागी ने किया। शिविर में बल के जवानों ने रक्तदान किया। इस मौके पर श्री त्यागी ने कहा कि BSF देश की सुरक्षा करने के साथ ही सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के कार्य करती रहती है। ये लोगों का विश्वास जीता जाता है कि एक तो जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा होती है और एक बल के प्रति जो देश की या सूबे की तरक्की को रोकने में बाधा डालते हैं एंटी नेशनल एलिमेंट, उनकी वो मदद ना कर सकें, एक भरोसा और विश्वास आम पब्लिक में और सुरक्षा बलों में पैदा हो। इसके लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और बाकी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो हम। उन्होंने कहा कि रक्तदान के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इससे दानदाता के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कई लोगों का जीवन बच सकता है। हौसलों के पंख हो तो आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। इस बात को सही साबित कर दिखाया है प्रदेश के युवा चित्रसेन साहू ने। श्री साहू ने शारीरिक अपूर्णता की बाधा को हराते हुए कृत्रिम पैरों की मदद से ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। 5642 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने वाले चित्रसेन देश के पहले पर्वतारोही हैं, जिनके दोनों पैर कृत्रिम हैं। बालोद जिले के मूल निवासी चित्रसेन ब्लेड रनर और हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं। श्री साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अमेरिका स्थित NRI संस्था नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने इस पर्वतारोहण अभियान के लिए सहयोग किया।
उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण का उनका उद्देश्य मिशन इंक्लूजन यानी अपने पैरों पर खड़े हैं और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश देना था। हमने काफ़ी उसकी तैयारी कर रखी थी। हम जानते थे कि वेदर खराब है। मैंने 2 दिन का अतिरिक्त समय लेके रखा था ताकि अगर एक दिन वेदर खराब हुआ तो दूसरा दिन कर लें, दूसरा दिन खराब हुआ तो तीसरा दिन हम चढ़ाई कर सकें। तो इस तरीके की तैयारियां होती है। अगर आर्टिफिशियल लेक ब्रेकडाउन होता तो हम दूसरा लेक रखे थे। तो सारी चीज़ों का जो है आपको मतलब पूरे एक आप किसी सेगमेंट को नहीं रख सकते। सारी चीज़ों का वो होता है और लोगों का आशीर्वाद भी होता है जब आप क्लाइंबिंग करने जाते हैं। स्पेशली इस वाले अभियान में छत्तीसगढ़ की जो नाचा एसोसिएशन है उनका सहयोग था। करीबन 1 लाख रुपए की राशि उन लोगों ने दिया हुआ था इस अभियान के लिए। इससे पहले श्री साहू ने माउंट किलिमंजारो और माउंट कोजियस को फतह कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरबा की महिला समूह की दीदियां केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत इस बार गोबर और प्राकृतिक जल रंगों से इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां तैयार कर रही हैं, जिसे पूजा के बाद अपने बगीचे या गमले में विसर्जन कर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि इस वर्ष भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत गणेश उत्सव की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे में कटघोरा के धवईपुर की महिलाओं का प्रयास काफी सार्थक और अनूठा है। महिला समूह द्वारा घरों में गणेशोत्सव के लिए छोटे इको फ्रेंडली गोबर से गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि समूह की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। स्थिति अभी भी जो है नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी रखना हमें छोड़ना नहीं है और उसके तहत ज़िले में बड़े पंडाल लगा के गणेश उत्सव मनाने पर जो है वो जो है पाबंदी लगाई जाएगी। एक लिमिटेड रूप में हम गणेश जी का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे और इसी क्रम में जो धवईपुर की महिलाएं कर रही हैं वो बहुत ही सार्थक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। आम नागरिकों से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो घर पर ही जो है छोटी स्तर पर घर पे मोहल्ले में मिट्टी के या गोबर के गणेश जी बनाएं और वो उस मिट्टी का विसर्जन अपने खेत में या अपने फार्म में, किचन गार्डन में वो करें ताकि वो खाद के रूप में भी यूज़ हो और आपके गणपति आपके घर पे ही रहें। महिला समूह के द्वारा गोबर से गणेश जी बनाए जा रहे हैं। ये इको फ्रेंडली भी है और महिलाओं को की इससे इनकम भी हो रही है। स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, सक्षम हो रही हैं। समूह के सदस्य आभा दुबे ने बताया कि समूह की महिलाएं कोरोना काल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहली बार गोबर के गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गोबर के गणेश जी की पूजा को पुराणों में विशेष स्थान दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का महत्व और बढ़ जाता है। गोबर ले गणेश जी बनात हन, काबर की गोबर है हिंदू धर्म सब ले शुद्ध माने गए और लॉकडाउन के कारण अभी बड़े गणेश जी तो बन नहीं सके, तो छोटे से हमन गोबर के ही बनात हन और प्राकृतिक का ध्यान में रख के ही बनात हन। काबर की गोबर ला हमन कहूँ में भी अपन ठंडा करबो तो ओखर से प्रदूषण नहीं फैले। पहले हमन भैया घर में बैठे रहत रहे हन, अब हमार समूह में यहाँ आके अपन क्लस्टर में बनात हन, ओखर से हमला बहुत फायदा हुआ थे, रोजगार मिला थे सब महिला मन ला जो फालतू घर में बैठे रहत रहे तेन यहाँ आके अपन काम धंधा करत हन। आपको याद होगा कि इससे पहले धवईपुर महिला समूह की दीदियों ने दीपावली में गोबर के आकर्षक दिए तैयार किए थे, जिसे स्थानीय लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद अब इको फ्रेंडली गोबर के गणेश प्रतिमा को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल के बारे में। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैया लाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदननगर में हुआ था। कन्हैया लाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैया लाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
कन्हैया लाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्र नाथ और कन्हैया लाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैया लाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैया लाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैया लाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैया लाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।